कि फॉरेस्ट जो है वो 3 कैटेगरी में हमने क्लासीफाई करे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की वेजिटेशन मिलती है, तो उसके अलग अलग लेयर्स भी हम उसको लेयर्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर हमें फॉरेस्ट की अलग अलग लेयर्स बता रखी है. एमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर. तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. A variety of vegetation is found in a forest. These plants can be categorized by their height, shape of leaves, flowers and fruits. फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप की वेजिटेशन मिलती है ना. अलग अलग टाइप के ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स अलग अलग मिलती है हमें. दीज प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज बाय देयर हाइट, शेप. उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इन प्लांट्स को? उनकी हाइट, उनकी क्या शेप है, लीव्स की पत्तियों की क्या शेप है, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, इस हिसाब से उनको अलग अलग हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहली लेयर जो है, द वेरी वेरी फर्स्ट लेयर इन द फॉरेस्ट इज क्राउन. द ब्रांच पार्ट ऑफ द ट्री अबाउट द स्टेम इज कॉल्ड द क्राउन ऑफ द ट्री. पेड़ जो होता है, पेड़ में जो उसकी स्टेम ख़त्म होने के बाद जो ब्रांच वाला जो हिस्सा होता है, टहनियों वाला जो हिस्सा होता है, वो कहलाता है ट्री का क्राउन. द क्राउन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, साइज, मेक सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट. ये जो क्राउन होता है ट्रीज़ का वो अलग अलग टाइप का होता है, अलग साइज़ का होता है और कई सारी लेयर्स भी बनाता है फॉरेस्ट के अंदर. दीज लेयर्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. जो क्राउन है उसको हम और अलग अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं कैनोपी और अंडर ग्रोथ में. तो सबसे पहला है कैनोपी. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्राउन ऑफ ऑल ट्रीज इज कॉल्ड कैनोपी. कैनोपी क्या होता है? क्राउन की जो सबसे ऊपर की लेयर है, मतलब ऊपर जो ब्रांचेस वाला जो हिस्सा आ रहा है उसके अंदर जो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला जो लेयर है वो कहलाता है कैनोपी. द कैनोपी कैन बी कंपेयर्ड विद द ग्रीन कलर्ड रूफ और अम्ब्रेला. जैसे घरों के अंदर जो हरी कलर की जैसे छत होती है वैसे ही ट्री के ऊपर क्या होती है? कैनोपी होती है. या फिर हम इसको अम्ब्रेला से भी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे अम्ब्रेला ऐसे होता है ना, इस तरह से अम्ब्रेला होता है. तो अम्ब्रेला का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? कैनोपी. जैसे पूरा पेड़ है मान लो, तो ये तो नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया, ये जो ऊपर वाला सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कहलाएगी कैनोपी. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी स्लोज डाउन द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. ये जो अपर मोस्ट लेयर है फॉरेस्ट कैनोपी की, ये क्या करती है? बारिश की जो बूंदें गिर रही है उनको धीमे कर देती है, उनको धीमा कर देती है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है. At some places in a forest, the trees are so thick that sunlight barely reaches the forest floor. और कई फॉरेस्ट में, कुछ फॉरेस्ट में ये जो ट्रीज़ है इतने थिक होते हैं, इतना घने होते हैं कि जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट में जो अंदर की तरफ जो नीचे ज़मीन है वहाँ पर तो पहुँचती ही नहीं है. फिर नेक्स्ट है अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ को अंडर स्टोरी भी बोला जाता है. शॉर्टर ट्रीज फॉर्म different layers or tiers under the canopy. These are called understory. The understory are formed of shrubs and tall grasses. कैनोपी के बाद जो नीचे वाले छोटे पेड़ होते हैं वो जो लेयर बनाते हैं वो कहलाती है अंडर ग्रोथ या अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी जो है वो टॉल ग्रासेस, बड़ी बड़ी जो ग्रासेस है या श्रब्स है उनके मिलके बनी हुई होती है. द लोवेस्ट लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑफ हर्ब्स. और सबसे जो लोवेस्ट लेयर है फॉरेस्ट की वो बनी हुई होती है हर्ब से. तो टॉप मोस्ट लेयर जो है वो बनी है क्राउन, और क्राउन के भी पार्ट्स हैं कैनोपी और अंडर ग्रोथ. और उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट लेयर है वो है हर्ब. जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पे 100% सनलाइट मिल रही है, वो है ये वाली लेयर, कैनोपी वाली लेयर. इसके बाद जो है वो है अंडर स्टोरी लेयर. अंडर स्टोरी लेयर में 95% ही सनलाइट मिलती है और रेनफॉल भी कम है. उसके बाद जो नीचे वाली फॉरेस्ट फ्लोर वाली जो लेयर है यहाँ पे ओनली 5% सनलाइट मिलती है एंड रेनफॉल इज़ ऑल्सो 1 to 30 मीटर. इनकी जो हाइट है वो इतनी होती है. जो लास्ट में जो है एरिया या जहाँ पे ये हर्ब्स मिल रही है ये है सबसे लोवेस्ट लेयर फॉरेस्ट की. कि नेक्स्ट हमें यहाँ डिड यू नो में ये गिवन है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आर द एरियाज दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी. द नंबर ऑफ types of plants and animals that exist in a particular area
and are under constant threats of extinction. बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे एरिया है जहाँ पे बहुत ही बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है, बहुत ही अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और उन पे लगातार खतरा होता है कि अगर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको तो वो ख़त्म हो जाएंगे, इस दुनिया में रह बचेंगे ही नहीं। तो अमंग द 25 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, इंडिया पजेस 2 ऑफ देम। टोटल वर्ल्ड के अंदर 25 हॉटस्पॉट हैं, जिसके अंदर से इंडिया में 2 है, एक तो वेस्टर्न घाट और दूसरा ईस्टर्न हिमालयाज़। लास्ट जो है वो है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट का जो ज़मीन होती है, फॉरेस्ट के अंदर का जो ग्राउंड सरफेस होता है वो कहलाता है फॉरेस्ट फ्लोर। द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर। इट इज़ डार्क एंड स्पंजी। ये कैसा होता है? डार्क होता है कलर में और स्पंजी होता है, स्पंज जैसा होता है, मतलब दलदल सा होता है। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल रिमेन्स कवर्ड विद डेड एंड डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो अपर लेयर है ग्राउंड सरफेस की, वो हमेशा प्लांट या एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं उनसे कवर रहती है, और ये जो डेड पार्ट्स है ये डीकम्पोज होकर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, इसीलिए इसकी जो ग्राउंड सरफेस है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, और वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी हमें ज़्यादा मिलती है। दिस चेक योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू डू इट योर सेल्फ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम. The living and non-living components and their interaction make forest a unique ecosystem. The living component of forest include plants and animals. They can be classified into the following types: producer, consumer and decomposers. देखो, फॉरेस्ट के अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ें मिलती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसीलिए ये एक इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें एक दूसरे के इंटरेक्शन में हो, वो कहलाता है इकोसिस्टम। सो फॉरेस्ट में भी ये दोनों चीज़ें मिलती है, तो फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम हुआ। फॉरेस्ट के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं इनको और आगे डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में। सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स, एल्गे आर प्रोड्यूसर। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये जो प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना रहे हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर, और इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स हैं या एल्गी है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर आर ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। कंज्यूमर जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो है प्रोड्यूसर, जो खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हिट्रोट्रॉप्स। तो इन प्रोड्यूसर को हम क्या बोल सकते हैं? और ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं, और कंज्यूमर्स को हम हिट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं। In a biological community, all forms of life interact with each other and with the environment. कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसके अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं अलग अलग, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। टू लेट ऑल दीज सर्वाइव टुगेदर देयर एक्टिविटीज मस्ट बी फाइनली बैलेंस्ड। सच ए स्टेट ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर हमें चाहते हैं कि वो अच्छे से सर्वाइव करे तो उसके लिए एक हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक बैलेंस बना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बनाने के लिए ये जो बैलेंस सिचुएशन होती है वो कहलाती है इकोलॉजिकल बैलेंस।
अगर हम मान लो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कट करते रहते हैं, तो वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंडेड है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। अगर प्रोड्यूसर्स ही कम हो जाएंगे तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर। सारे एनिमल्स और हम जो हैं ह्यूमन बींग्स, इंसान, वो सब क्या हैं, कंज्यूमर में आते हैं। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हर प्रोड्यूसर्स से। कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। अब हमने क्या किया था, देखो ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको फर्दर और हम 3-4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और सैप्रोट्रॉप्स। सबसे पहला है हर्बीवोर्स। द ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो ही खाते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। जैसे गॉट, काउ, डियर, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। और ये क्या खाते हैं, प्लांट्स या प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश और एनिमल्स एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लायंस, जैकाल, हॉक्स, टाइगर्स आर कार्निवोर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं, उनका मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं उनका, वो कहलाते हैं कार्निवोर। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये कार्निवोर के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिजम्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मीट आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल के मीट को भी खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर। ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है वो भी ओमनीवोर है, क्योंकि वो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी, और डॉग भी ओमनीवोर होता है। लास्ट जो टाइप है वो है सैप्रोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोफाइट्स। मशरूम्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर सम कॉमन सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सड़े हुए, डेड, सड़े गले मरे हुए जो एनिमल या प्लांट्स होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं, वो कहलाते हैं सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स। मशरूम, यीस्ट और बैक्टीरिया ये जो होते हैं ये सैप्रोट्रॉप्स हैं। ओके, तो बेसिकली हमने कंज्यूमर को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड सैप्रोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन था हमारा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और तीसरा है decomposers. Now what are decomposers? The organisms which decompose the dead remains of plants and animals to simple compounds are called decomposers. पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे। देखो decomposers क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट या एनिमल्स जो हैं, सड़े मरे हुए जो प्लांट या एनिमल है उनको डीकम्पोज करते हैं, मतलब उनकी बॉडी को जो है नष्ट करने का, ख़त्म करने का काम करते हैं, उसको सिंपल कंपाउंड में बदल देते हैं, और ये कहलाते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ये डीकम्पोजर्स क्या काम करेंगे, डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सिंपल कंपाउंड में चेंज करके मिट्टी में मिला देते हैं। जब ये मिट्टी में मिल जाएगा तो ये जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाएंगे तो जो प्लांट है वो उस मिट्टी के अंदर अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। टाइनी मशरूम एंड इंसेक्ट्स, आंट्स, बीटल एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डीकम्पोजर एग्जिस्ट ऑन द डीकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अगर आप जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर है उस पर जो सड़ी हुई डीकेइंग लीव्स है उस पर देखोगे तो कई सारे आपको छोटे छोटे मशरूम, कीड़े, चींटियाँ, बीटल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। These organisms and decomposers feed themselves upon the dead plants and animal tissues and convert them into dark colored material called humus. ये जो ऑर्गेनिज्म या डीकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं, इन्हीं डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ को खाते हैं, इनका फूड ये ही है, और उसको वो बदल देते हैं एक डार्क कलर के मटेरियल में जिसको बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। ये ह्यूमस क्या काम करता है, जो भी इन्होंने प्लांट और एनिमल टिश्यू खाया है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है
उसको वो वापस मिट्टी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, जिससे मिट्टी क्या होगी, मिट्टी के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे और वो ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज़ करेंगे उनकी ग्रोथ के लिए। तो डिकम्पोजर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर आपको एक डिकम्पोजर बता रखा है। ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म केंचुए जिसको बोलते हैं। ये मिट्टी को खाते हैं और उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि जिससे जो हमारी क्रॉप है या जो भी प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहला है प्रोड्यूसर दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट होते हैं कंज्यूमर, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। फिर थर्ड कैटेगरी आती है डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। फिर उसके बाद हम फर्दर कंज्यूमर्स को और अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और सैप्रोट्रॉप्स में।